नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया से। मैं आप लोगों का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ जितने भी शिक्षक बंधु और प्रधानाचार्यगण और अभिभावकगण जुड़ते हैं, मैं उन सभी का अपने चैनल पर बहुत सारा ढेर सारा अभिवादन स्वीकार करता हूँ। और जो प्यारे प्यारे बच्चे हमारे चैनल पे जुड़ते हैं, उनका मैं हृदय की गहराइयों से बहुत ढेर सारा प्यार, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए मैं बहुत ढेर सारा उनको आशीर्वाद देता हूं कि 2024 की जो बोर्ड की परीक्षा है वो अच्छे से अच्छे नंबरों से पास करें। आज हम लोग कक्षा 10वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका हम लोग तीसरा लेसन लेकर के आए हैं, जिस लेसन का नाम है क्या लिखूं। क्या लिखूं लेसन का नाम है क्या लिखूं। पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया लेसन है, जो लॉकडाउन में ये लेसन कट गया था। जो अभी कोरोना काल चल रहा था, उस कोरोना काल में ये चैप्टर बिल्कुल कट गया था। लेकिन इस साल 2024 की बोर्ड की परीक्षा में जितने भी बच्चे हैं, सबको पूरा का पूरा जो है चैप्टर का एग्जाम देना है। कोई भी चैप्टर कटा नहीं है, पूरा का पूरा एग्जाम देना है। इसीलिए ये भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही सशक्त निबंध है, जो क्या लिखूं, जिस निबंध का नाम है, यह हम लोग आज पढ़ेंगे। यह तीसरा लेसन है। जो हिंदी के बच्चे हैं कक्षा 10वीं के, उनका ये तीसरा लेसन है। हम लोग 2 लेसन पढ़ चुके हैं और आज हम लोग तीसरा लेसन पढ़ेंगे, क्या लिखूं। बहुत ही अजीब लगता है ना, क्या लिखूं। अगर आप लोगों को कह दिया जाए क्या लिखूं, थोड़ा पढ़ लो, तो लगता है कि क्या पढ़ूं। पढ़ने के लिए भी कोई सब्जेक्ट चाहिए, क्या पढ़ूं, क्या लिखूं। चलिए हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। क्या लिखूं। इसके पहले मैं एक आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें और लाइक कर दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं जब आप लोगों को अपलोड करूंगा तो वह वीडियो आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाएगी, ताकि जिससे आपकी बोर्ड की जो परीक्षा हो रही है या होने वाली है 2024 की, उसमें आप अच्छे से अच्छे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकें और 90 प्लस नंबर पा सकें। हम लोग का एक टारगेट है कि 90 प्लस नंबर हम लोग को पाना है तो पाना है। इस साल बोर्ड की परीक्षा में 95, 96, 94 नंबर हम लोग को पा करके और बिल्कुल टॉप करना है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखूं। हम किताब मैं अपने पास रखा हूं, पेंसिल भी अपने पास रखा हूं। आप लोग भी कैंसिल रख लीजिए, किताब रख लीजिए, ताकि जो भी कठिन शब्द आए, उन कठिन शब्दों को आप अपनी किताब पे लिख लीजिए और उसको कॉपी पे उतार करके फिर उसको क्या करिए, साफ कर दीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखूं। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। लेखक कह रहा है आज मुझे लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार लेखक, एक अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं एजी गार्डिनर का कथन है कि ये जो एजी गार्डिनर हैं, ये एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं। इन्होंने, ये लेखक भी हैं और समाजशास्त्री है। इन्होंने कहा है कि लिखने की एक विशेष मानसिक होती है। कोई भी चीज़ अगर आपको लिखना है तो लिखने के पहले आपकी जो मानसिक स्थिति है वह बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी जाकर के आप उस सब्जेक्ट पे, उस विषय पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। लेखक क्या कर रहा है, उस समय कुछ ऐसी उमंग मतलब अंदर से आपके हृदय में कुछ खुशियाँ, प्रसन्नता आपके उठती है। हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति मतलब क्या होता है, ताजगी, चेतना, आपके अंदर से कोई ताजगी जागृत होती है, कोई आपके अंदर से चेतना निकलती है। मस्तिष्क में कुछ ऐसा ही आवेग का मतलब कोई आपके दिमाग में कोई चीज़ धकेलता है कि यह आपको करना है। आवेग सा उत्पन्न होता है कि आपको लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती।
उस समय हम लोगों को विषय की चिंता नहीं रहती। लेखक कह रहा है उस समय विषय की चिंता बिल्कुल नहीं रहती कि हमको किस विषय पे लेख को लिखना है। कोई भी विषय हो, कोई भी विषय हो, उस समय हम अपने हृदय के आवेग को भर देते हैं। उस समय कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम अपने हृदय का जो आवेग होता है उसको लिख देते हैं। हाइट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। हाइट माने टोपी, टोपी टांगने के लिए कोई भी खूंटी, किसी भी खूंटी पर आप अपने टोपी को क्या कर सकते हैं, टांग सकते हैं। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। आपके मन में जो भाव चल रहे हैं, मनोभावों का मतलब होता है जो आपके मन में भाव चल रहे हैं, उन भावों को लिखने के लिए कोई भी चीज उपयुक्त हो सकता है। असली वस्तु तो हाइट है, असली वस्तु हाइट है, न कि खूंटी। इसी तरह मन के भाव को ही यथार्थ वस्तु है, न कि कोई विषय। मन में यथार्थ मतलब होता है वास्तविकता। आपके मन में जो वास्तविकता चल रही है वही चीज है, कोई सब्जेक्ट या कोई विषय नहीं। गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता ने मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है। लेखक कह रहा है आगे कि गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता, अभी हम लोग यथार्थता का पढ़े हैं, यथार्थता का मतलब होता है वास्तविकता, ने मुझे संदेह नहीं, संदेह का मतलब किसी तरह का कोई हिचकिचाहट नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया कि किस मैं मानसिक स्थिति में मैं लेख लिख सकूं। उस मानसिक स्थिति का मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। उत्थित मतलब उठ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। उत्थित का मतलब होता है भाव जो हमारे मन में होते हैं वो उठ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, मुझे क्या करना पड़ता है, लेख लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। लेखक कह रहा है कि मुझे सोचना पड़ता है, मुझे चिंता करनी पड़ती है और मुझे मेहनत करना पड़ता है। परिश्रम का मतलब क्या होता है, मुझे मेहनत करना पड़ता है, तब जा करके मैं कोई निबंध लिख पाता हूँ। आज तो मुझे परिश्रम ही करना पड़ेगा। लेखक क्या कह रहा है, आज मुझे परिश्रम ही करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। लेखक कह रहा है कि आज मुझे मेहनत करना पड़ेगा, आज मुझे परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई असाधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे अपने बेटियों नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना है। लेखक कह रहा है कि मुझे कोई आज साधारण निबंध नहीं लिखना है। लेखक की दो बेटियां हैं जिनका नाम है नमिता और अमिता, उन दोनों के लिए निबंध लिखना है। नमिता का आदेश है, क्या आदेश है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस विषय पर निबंध लिखूं। जो उनकी एक बेटी है नमिता, वह अपने पिताजी से कह रही है, लेखक से कह रही है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस विषय पर लेखक लिखिए। और अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पे लेख लिखूं। यह दोनों विषय परीक्षा में आ चुके हैं। लेखक कह रहा है कि ये जो दोनों विषय हैं परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिख करके मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना है। ये जो दोनों विषय है निबंध परीक्षा में आ चुके हैं, इन दोनों को लिख करके और हमको अपनी दोनों बेटियों को समझाना है। ये लेखक का कहना है। जैसे आप हो सकता है कि बेटियों को होमवर्क मिला हो स्कूल में, जैसे आप लोगों के घर में बच्चों को होमवर्क मिलता है, चाचा चाची मम्मी पापा के पीछे पीछे बच्चे घूमते हैं कि हमारा होमवर्क पूरा करवा दीजिए, हमारा होमवर्क पूरा करवा दीजिए। उसी तरह से हो सकता है कि लेखक इन दोनों बच्चियों को होमवर्क मिला हो जो अपने होमवर्क को पूरा कराना चाहती हूँ। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखा जा सके। लेखक का क्या कहना है कि दूर के ढोल इतने सुहावने होते हैं कि उस पर 5 पेज लिखा जा सके। इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा आदिकाल से लेकर आज तक होती आ रही। आदिकाल का मतलब प्राचीन काल, पुराने समय से लेकर आज तक होती आ रही है, पर जिसके संबंध में
लेखक कह रहा है पर जिसके संबंध में बड़े बड़े बुजुर्गों में विरोध है, जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग नहीं सॉरी विज्ञों, बड़े बड़े जो विज्ञ हैं, विज्ञ माना जानकार, जो विद्वान लोग हैं उनमें विरोधाभास है, एक दूसरे में विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिखूं? जो बड़े बड़े विद्वानों में विरोध है उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख डालूं? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों, लेखक सोच रहा है कि मैं पहले निबंध शास्त्र के जो जानकार हैं, जो आचार्य लोग हैं, मैं उनकी सम्मति जान लूं। सम्मति का मतलब होता है राय, उनसे विचार विमर्श कर लूं। पहले यह तो मैं समझ लूं कि आदर्श निबंध क्या है। लेखक कह रहा है कि पहले तो ये मैं समझ लूं कि आदर्श निबंध क्या है और वो कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। तब जा करके मैं क्या करूंगा? विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। जो निबंध शास्त्र के लेखक हैं उनकी कई रचनाएं लेखक ने देखा। एक विद्वान का कहना है कि निबंध छोटा होना चाहिए। एक विद्वान का कहना है कि निबंध कैसा होना चाहिए? बिल्कुल छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। जो बड़ा निबंध होता है उसकी अपेक्षा छोटा निबंध क्या होता है? अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। जो बड़ी रचनाएं होती हैं उसमें जो सुंदरता होती है वह बनी नहीं रह सकती है, क्योंकि वह निबंध बोझिल सा लगने लगता है, बोझा सा लगने लगता है। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। लेखक कह रहा है इस बात को मान लेने में ही मेरा क्या है? लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना चाहिए। लेखक क्या कह रहा है कि मुझे छोटा ही निबंध लिखना चाहिए, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? मुझे बड़ा नहीं लिखना चाहिए, मुझे भी छोटा ही लिखना चाहिए, पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदयों का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग होते हैं। जो निबंध शास्त्र के बड़े बड़े आचार्य हैं उन्हीं का जो है कहना है, कथन मतलब होता है कहना है कि निबंध के 2 प्रधान अंग होते हैं। एक होता है सामग्री और एक होती है शैली। सामग्री का मतलब किसी भी चीज को आपको बनाना है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को पनीर बनाना है, तो पनीर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? पनीर की व्यवस्था करेंगे, प्याज की व्यवस्था करेंगे, नमक तेल की व्यवस्था करेंगे। ये सारी चीजें क्या है? सामग्री है। और शैली होती है कि हम उसको कैसे बनाएं, पहले पनीर तलें कि पहले प्याज डालें, यही शैली है। पहले तो मुझे सामग्री एकत्रित करनी है। पहले मुझे जो भी सामग्रियां हैं एकत्रित करने का मतलब होता है कि मुझे इकट्ठा करनी होगी। विचार समूह को संचित करना होगा। जितना भी विचार समूह, संचित का मतलब होता है इकट्ठा करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। मनन मतलब अपने मन में विचार करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है, जिसने भी जिस विषय पर अच्छा अध्ययन किया है, उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में उस विषय के विचार आते ही हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने, एक मुहावरा है, दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। लेखक कह रहा है कि कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर मुझे एक दिन निबंध लिखना पड़ेगा, इसकी मुझे आवश्यकता पड़ेगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती, यह बात मुझे पहले से ज्ञात होती, यानी यह बात मुझे पहले से जानकारी होती इस बात की, तो मैं पुस्तकालय में जाकर के, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी में जाकर के उस विषय का मैं अनुसंधान कर लेता। अनुसंधान का मतलब होता है उस विषय का मैं खोज कर लेता। पर अब समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों बेटियों ने लेख लिखने के लिए, जो निबंध है उसको लिखने के लिए कही है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटे में निबंध तैयार कर लेना है। लेखक कह रहा है कि मुझे यहीं बैठ करके 2 घंटे में मुझे निबंध को क्या कर लेना है? बिल्कुल तैयार कर लेना है। यहाँ न तो विश्वकोश है, विश्वकोश का मतलब होता है डिक्शनरी,
जैसे बच्चे आप लोग पढ़ते होंगे ना डिक्शनरी, न तो मेरे पास यहाँ विश्वकोश है और न ही मेरे पास कोई ऐसा ग्रंथ है जिनमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास करके लिखना पड़ेगा। न तो मेरे पास डिक्शनरी है और न तो मेरे पास कोई सामग्री है, मुझे अपने आप के ऊपर ही विश्वास करके मुझे क्या करना पड़ेगा, निबंध को लिखना पड़ेगा। विज्ञों का कथन है कि फिर विज्ञों हो गया, विज्ञों मतलब विद्वान जानकार। विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। जो उसकी रूपरेखा है उसको क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। विज्ञों यानी जानकारों का कहना है अतएवं सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। सबसे पहले मुझे किसकी बनानी है, दूर के ढोल सुहावने हैं, इसकी मुझे रूपरेखा क्या करनी है, तैयार कर लेनी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। लेखक कह रहा है लेखक को दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार पे दोनों पे निबंध लिखना है। उनकी दोनों बेटियों ने 2 निबंध लिखने के लिए कहा है। लेखक इसी विषय को लेकर के बहुत ही परेशान है और चिंतित है। निबंध लिख देने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, निबंध लिखने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही शब्दों में लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। जो उसका सारांश का सार होता है, सारांश का सार मतलब होता है सारांश, उसका मैं 10-15 वाक्यों में कैसे लिख पाऊंगा। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने विचार निबंधों के रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। लेखक क्या कह रहा है कि क्या जो विज्ञ लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वह अपना निबंध लिखने के पहले सारी रूपरेखा क्या पहले से तैयार कर लेते हैं। एजी गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में सबसे अधिक कठिनाई होती है। जो एजी गार्डनर साहब हैं, जो समाजशास्त्री, मैं बहुत पहले आप लोगों को बता चुका हूं, उनको अपना शीर्षक चुनने में बहुत कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूं और शीर्षक देने का भार अपने मित्रों पे छोड़ देता हूं। एजी गार्डनर साहब कह रहे हैं कि मैं अपना लेख लिख देता हूं, लेकिन उसका शीर्षक नाम रखा जाए, इसका मैं भार अपने क्या करता हूं, मित्रों पे छोड़ देता हूं। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर, इंग्लिश के बहुत बड़े लिटरेचर, आप लोग तो नाम जानते हैं इंग्लिश के जो बच्चे पढ़ते होंगे, कि उन्होंने कहा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में भी उतनी कठिनाई नहीं हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नाम रखने में हुई होगी। शेक्सपियर आप लोग जानते हैं ना, हैं? जो जूलियस सीजर जैसे बहुत बड़े बड़े नाटक लिखे हैं, उनको अपने नाटक को लिखने में जितनी दिक्कत नहीं हुई थी, उतनी दिक्कत उनको शीर्षक का नाम लिखने में हुई थी, उसका नाम रखने में हुई थी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा था जैसा तुम चाहो। एक बार उन्होंने अपने एक नाटक का नाम ही रख दिया जैसा तुम चाहो। इसीलिए मुझसे तो यह रूपरेखा जो है तैयार नहीं होगी। अब तो लग रहा है कि मुझसे रूपरेखा क्या होगी, तैयार नहीं होगी। अब मुझे शैली निश्चित करनी पड़ेगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भाषा है, जो शैली है, वह निश्चित करनी होगी। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, इसके लिए प्रवाह होना चाहिए, इसके लिए वाक्य छोटे होने चाहिए। भाषा में क्या होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह मतलब धारा होनी चाहिए, जैसे धाराएं बहती हैं ना, एक धारा होनी चाहिए। और शब्द क्या होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, पर एक दूसरे से संबंधित हो। ये जो शब्द है ना, एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूं, पर मैं हूं मास्टर। मास्टर मतलब टीचर, अध्यापक, लेकिन पर मैं क्या हूं, मास्टर। कहीं नमिता और अमिता यह न समझ बैठे, उनकी जो दोनों बेटियां हैं अमिता और नमिता, कहीं यह न समझ बैठे कि मैं यह निबंध मोटी अक्लों के लिए लिख रहा हूं। मोटी अक्ल मतलब जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, मोटी अक्ल, कम बुद्धि वाले होते हैं, उनको मोटी अक्ल कहा जाता है।
अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, विद्वता मतलब अपनी जानकारी, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। आधा पृष्ठ मतलब आधे पेज में क्या हो जाना चाहिए, समाप्त हो। बाणभट्ट ने कादंबरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। बाणभट्ट जो लेखक हुए हैं उन्होंने अपने कादंबरी में ऐसे ही शब्द लिखे हैं। वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए। अस्पष्टता, देखिए अस्पष्टता का विलोम है अस्पष्टता। अस्पष्टता का मतलब कि जो वाक्य हैं वो जल्दी समझ में न आए, थोड़ा कठिनता उसमें होनी चाहिए। क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता, दुर्बोधता का मतलब जो समझ में न आए, जो कठिन हो। दुर्बोधता का मतलब जो कठिन हो, एक बार हम पढ़ें और उसको एक बार के पढ़ने में हमको समझ में न आए, गंभीरता ला देती है। गंभीरता का मतलब होता है उसमें गंभीरता आ जाए। इसलिए संस्कृत में प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझ करके अपने काव्य में ऐसे ही गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों से, अज्ञों मतलब अज्ञों समझ रहे हैं ना, जो अज्ञों से न सुलझ सके। अज्ञों मतलब जो अज्ञानी लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझ में जल्दी न आ सके। सेनापति ने भी अपनी, ये सेनापति वो सेनापति नहीं, ये भी एक लेखक हैं। सेनापति ने भी अपनी कविता में मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दिए। दुर्बोध का मतलब, मूढ़ों मतलब जो कम बुद्धि वाले होते हैं, जिनका दिमाग मोटा होता है, कम बुद्धि वाले होते हैं, उनको मूढ़ कहते हैं। मूढ़ों के लिए भी दुर्बोध, दुर्बोध मतलब क्या होता है, कठिन शब्दों को डाल दिया है। वो भी क्या किए हैं, कठिन से कठिन शब्दों को क्या किए हैं, डाल दिए हैं। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंध के लिए आवश्यक बताया गया है। निबंध के लिए क्या बताया गया है, मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सभी का समावेश होना चाहिए, उसमें मिला होना चाहिए, तभी जाकर के निबंध जो है अच्छे से अच्छे लिखा जा सकता है। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। उन्होंने निबंध इन आचारों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। लेखक कह रहा है कि अंग्रेजी के निबंधकारों में एक दूसरी पद्धति को अपनाया। अब पद्धति मतलब क्या होता है, विधियां। उन्होंने क्या हुआ, दूसरी विधियों को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे न सिद्ध हो। कसौटी मतलब जांच परख पर भले ही सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान बहुत ज़्यादा है। अंग्रेजी जो साहित्य है उनमें उनका मान सम्मान बहुत ज़्यादा है। उस पद्धति के जन्मदाता, जो उस पद्धति है, उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन, ये भी लेखक हैं, मॉन्टेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिए। लिपिबद्ध का मतलब क्या होता है, लिख दिए। उन्होंने जो भी कुछ देखा, उन्होंने जो भी कुछ सुना, उसको उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। उन्होंने क्या किया, उसको लिख दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। लेखक कह रहा है ऐसे लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह क्या है, स्वच्छंद है। स्वच्छंद का मतलब होता है बंधन से मुक्त है, किसी तरह का कोई भी उनके ऊपर बंधन नहीं है, बिल्कुल स्वच्छंद उनकी रचनाएं हैं। उनमें न कविता की उदात्ता कल्पना रहती है। उदात्ता का मतलब क्या होता है, महान। उनमें किसी तरह की कोई महानता नहीं नजर आती है। न आख्यायिका, आख्यायिका का मतलब विशेष प्रकार का एक विचार। आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म मतलब बिल्कुल छोटा छोटा, दृष्टि मतलब होता है देखना। और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। विज्ञों मतलब जानकार, विद्वान लोग। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। वो अनुभूति सच्ची जो क्या होती है, अनुभूति, सहानुभूति रहती है। उनमें उनके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति मतलब होता है अपना विचार, जो अंदर से अपनी विचार आता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति कहते हैं। उनमें उसका उल्लास रहता है। उल्लास का मतलब प्रसन्नता। ये निबंध तो उन मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, ये जो निबंध है ऐसी मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं
जिनमें न ज्ञान की गंभीरता रहती है और न ही कल्पना की महिमा। ऐसे निबंध लिखे जाते हैं जिसमें ज्ञान की कोई गरिमा नहीं होती है और न कल्पना की कोई महिमा होती है, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि देखते हैं। पूरे विश्व को, जो पूरा ये संसार है, जो ये पूरा विश्व है, उसको हम क्या करते हैं, अपने ही दृष्टि, अपने ही आंखों से उसको देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण भी करते हैं। ग्रहण करने का मतलब उसको अपने ही भाव से हम लोग अंदर भी लेते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर हमें भी क्यों न निबंध लिखूं। लेखक कह रहा है कि तब इसी पद्धति, इसी विधि को अपना करके क्यों नहीं मैं भी निबंध लिखूं, पर मुझे तो निबंध लिखने ही होंगे। पर मुझे निबंध लिखने हैं और निबंध 2 लिखने हैं, एक निबंध नहीं लिखने हैं, 2 निबंध लिखने हैं। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आ गई। लेखक कह रहा है, अमीर खुसरो एक बहुत बड़े जो है कि कवि हुए हैं। अमीर खुसरो की एक बात याद आ गई। एक बार प्यास लगने पे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनसे एक औरत थी, उन्होंने कहा कि खीर पर मुझे कविता सुनाइए। दूसरी ने कहा चरखे पर सुनाइए। तीसरी ने कहा मुझे कुत्ते पर सुनाइए। और चौथी ने कहा कि मुझे ढोल पर सुनाएंगे, तभी जाकर के मैं आपको पानी दूंगी। अमीर खुसरो प्रतिभावान व्यक्ति थे, बहुत बड़े महान कवि थे, प्रतिभावान कवि थे। उन्होंने एक ही पद्य में चारों स्त्रियों की इच्छाओं को व्यक्त कर दिया। और क्या कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। खीर पकाई जतन से, बड़ी मेहनत से मैंने खीर पकाई। जतन मतलब बड़ी मेहनत से खीर बनाई और बना करके चरखा चलाने चली गई, और कुत्ता आया और उस खीर को क्या किया, खा गया, और तू बैठ करके ढोल बजा। ढोल बजा जानते ना, ढोलक 3-4 लोगों का हो गया। मुझ में तो खुसरो की प्रतिभा नहीं है, खुसरो जैसी मेरे पास प्रतिभा नहीं है, पर उसकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मुझे मेरी जो कठिनाई है वह आधी हो जाएगी। खुसरो जैसी तो मेरे पास प्रतिभा नहीं है, लेकिन उसकी पद्धति यानी जो उसकी विधियां हैं, उस विधि को अगर मैं अपना लेता हूं तो मेरी जो कठिनाई है, मेरी जो परेशानी है, मेरी जो दिक्कत है, वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। एक ही ढेले से 2 चिड़िया को मारो। ढेला आप लोग जानते हैं ना, मिट्टी का जो ढेला होता है, चाहे एक ही ढेले से मैं भी 2 चिड़िया को मारूंगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता मतलब कटुता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटने लगते हैं, जब कोई ढोलक बज रहा है, कोई संगीत बज रहा है, उसके पास में बैठे हुए लोगों का जो कान होता है, क्या होता है, वह जब फटने लगता है, उनमें आवाज़ ज़्यादा आने लगती है। तब दूर किसी नदी के तट पर, नदी मतलब कोई किनारे पर बैठकर संध्या के समय, शाम के समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर लेता है। देखिए, जब कोई संगीत या कोई ढोलक बज रहा है तो वहां पे अब लेखक दूर के ढोल सुहावन लगते हैं और समाज सुधार दोनों पर एक साथ निबंध लिख रहा है। देखिए कैसे लिख रहा है, इसको आप लोग समझने का विशेष करके प्रयास करिए। बोर्ड की परीक्षा में ये सेंटेंस पूछता है, बार बार पूछता है। वह क्या कह रहा है कि दूर किसी नदी के तट पर संध्या के समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता भरता है, मधुरता का संचार भर देता है। अगर कोई म्यूजिक बज रहा है, कोई संगीत बज रहा है, कोई ढोलक बज रहा है, तो दूर के लोग सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। इसी को कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं।
ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वो अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। जैसे कहीं दूर जो है कि कोई बाजा बज रहा है, कोई संगीत बज रहा है, तो आप लोग क्या अपने मन में विचार करते हैं, लग रहा है वहाँ पे कोई शादी हो रही है, लग रहा है वहाँ पे कोई बारात आई है। उसी तरह से वह जो नदी के किनारे जो है बैठा हुआ है, वो अपने मन में विवाह का चित्र अंकित कर लेता है कि लग रहा है कोई विवाह हो रहा है। कोलाहल से पूर्ण घर के कोने में बैठी हुई, कोलाहल से पूर्ण घर में एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीलता, लज्जाशील नववधु, लज्जाशील नववधु, नववधु का मतलब जो नई नई दुल्हन, नई नई नवेली दुल्हन आती है, जो बिल्कुल शर्माती है, लज्जाशीलता रहता है, घूंघट में रहती है, उसके बारे में कह रहा है कि कल्पना वह मन ही मन कर लेता है। जो नदी के किनारे बैठा हुआ है वह विवाह की कल्पना कर लेता है, और किसी कमरे में किसी कोने में बैठी हुई लज्जाशील यानी शर्माई हुई नववधु दुल्हन की भी अपने मन में क्या करता है, कल्पना कर लेता है। उस नववधु के प्रेम, वो नई नवेली दुल्हन के प्रेम, उल्लास, खुशियां, संकोच, आशंका, चिंता, आशंका मतलब चिंता, और विषाद मतलब होता है दुख से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देता है। वह जो दूर की, कर्कश का मतलब क्या होता है, कठिन जो ध्वनि होती है, जो कठिन ध्वनि होती है, उसको क्या करता है, वो मधुर बना देता है। क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, कलरव का मतलब सुबह सुबह गुड मॉर्निंग में जो पक्षियां चिड़चिड़ाती है, जो आवाज करती हैं, उसी को कहते हैं कलरव। उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव, उत्सव मतलब खुशियां, हैप्पीनेस, प्रमोद, खुशी, खुशहाली, और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता, कर्कशता मतलब उसकी कठिनता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती। जब बगल में, अगल बगल में ढोल बजता है तो कैसा भी माहौल हो, शादी का माहौल हो, उसमें वो ढोल का कोई भी संगीत हो, सब अच्छा लगता है। और दूरस्थ यानी दूर के लोगों के लिए तो बिल्कुल अत्यंत मधुर ही लगता है। जो दूर के लोग होते हैं उनको बहुत ही सुंदर लगता है। आगे हमारा लेखक क्या कह रहा है, अगले पैराग्राफ पे हम लोग चलते हैं। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, तरुण मतलब युवा, जो नौजवान लोग हैं, इस संघर्ष, जो संसार का जो जीवन है संग्राम से दूर हैं। संग्राम मतलब संघर्ष, यानी जिनको किसी जीवन से मतलब नहीं है, घर से मतलब नहीं है, मम्मी पापा भाई बहन से पैसे ले लिए और अपना मटर गश्ती कर रहे, जीवन के संग्राम से बिल्कुल दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनोहक प्रतीत होता है। उनको संसार का जो चित्र है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो लोग बूढ़े हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था, और जो लोग बूढ़े हो गए हैं वो अपनी बाल्यावस्था, देखिए इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो लोग बूढ़े हो गए हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, वो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था, तरुणावस्था मतलब जो लोग युवा हैं, जो लोग नौजवान हैं, जैसे आप हैं, हम हैं, से दूर हट गए हैं, हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था यानी अपने युवा अवस्था से बहुत दूर आ गए हैं, जवानी से बुढ़ापे में आ गए हैं, उन्हें अपने अतीत काल यानी उनका जो बीता हुआ काल है, जो उनका बीता हुआ समय है, कि स्मृति बड़ी सुखद लगती है। जो लोग बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग बूढ़े हो गए हैं, उनका जो तरुण अवस्था था, उनकी जो युवा अवस्था थी, वह युवा अवस्था जो बीत गई है अतीत में, वह बहुत ही उनको सुखद लगती है कि मेरा समय अच्छा था, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के बचपना बहुत ही अच्छा लगता था। वे अतीत का स्वप्न देखते हैं, बीते हुए समय का सपना देखते हैं। और तरुण जो लोग नौजवान हैं, उनके लिए भविष्य उज्जवल होता है। उनके लिए क्या होता है, भविष्य उज्जवल होता है, वो भविष्य की सपना देखते हैं। वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, जैसे तरुणों के लिए भविष्य है, वैसे ही वृद्धों के लिए क्या है, अतीत है, यानी बीता हुआ समय। जैसे बीते हुए समय को वृद्ध लोग अपना सबसे सुंदर समय मानते हैं, और जो नौजवान यानी तरुण लोग होते हैं वो अपने आने वाले समय को सबसे अच्छा मानते हैं। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनको अपने समय से असंतोष होता है
कि काश जो मेरा बीता हुआ समय था वो बहुत अच्छा था, आज का समय बिल्कुल खराब है। और जो तरुण लोग होते हैं, जो नौजवान लोग होते हैं, उनको अपने वर्तमान से असंतोष होता है कि मेरा आने वाला समय बहुत अच्छा आएगा। आज हम लोग 4G चला रहे हैं, 3G चला रहे हैं, आने वाले समय में 5G चलाएंगे, 6G चलाएंगे, 8G चलाएंगे, तो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है, जो नौजवान है वो भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है, और वृद्ध जो है अतीत को, बीते हुए समय को खींच करके वर्तमान में लाने का प्रयास करता है। तरुण क्रांति का समर्थक होता है। जो नौजवान लोग होते हैं वह क्रांति के समर्थक होते हैं, चाहते हैं हमेशा क्रांति करना। और जो वृद्ध लोग होते हैं वो अतीत का गौरव के रक्षक होते हैं, बीते हुए समय की जो भी चीजें हैं उनकी वो रक्षा करना चाहते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है। क्षुब्ध मतलब परेशान, दुखी रहता है। और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। वर्तमान काल जो होता है, प्रेजेंट काल जो होता है, वो हमेशा सुधारों का काल बना रहता है। अगला पैराग्राफ में लेखक क्या कहता है, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई हो। लेखक कह रहा है कि मनुष्य जाति, हम सब क्या हैं, मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य जाति के इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं आया, काल मतलब समय, कभी ऐसा काल नहीं आया कि जिसमें सुधार न होने की आवश्यकता हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हुए हैं, आज तक न जाने कितने समाज सुधारक हुए हैं, पर सुधारों का अंत कभी नहीं हुआ है। सुधारों का अंत कभी नहीं हुआ है। भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी जैसे सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती है। सुधारकों का दल नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र में उत्पन्न हो जाते हैं। लेखक का कहना है कि जो नए नए विचारक होते हैं, नए नए जो समाज सुधारक होते हैं, शहर शहर, गांव गांव में चारों तरफ घूम घूम करके हर क्षेत्र में अपने समाज सुधार का प्रचार करते हैं, और हर जगह नए समाज सुधारक क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। न दोषों का अंत होगा, कभी भी बुराइयों का अंत नहीं होगा। लेखक कह रहा है कि दोषों का अंत कभी नहीं होगा और न ही सुधार का अंत होगा। जब तक बुराई रहेगी तब तक उसमें सुधार होता रहेगा। और जो कभी सुधार था, जो कभी क्या था, सुधार था, आज वही दोष है। और वो जो सुधार था वही आज दोष है, और जो आज दोष है वही कल सुधार होगा। फिर नव सुधार किया जाएगा, उसमें नए नए सुधार किए जाएंगे, तभी तो ये जीवन प्रगतिशील माना जाएगा। प्रगतिशील मतलब प्रगति के रास्ते पर बढ़ेगा। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा। अतीत मतलब बीते हुए समय का स्मारक बन जाएगा। जैसे मान लीजिए जो लाल किला है वो क्या है, भविष्य का एक स्मारक बन गया है। जो तक्षशिला है वो भविष्य का स्मारक बन गया है। जो कुतुब मीनार है भविष्य का स्मारक बन गया है। उसी तरह से उनका कहना है कि अतीत का, बीते हुए समय का स्मारक बन जाएगा। आज हम लोग हैं, हम लोग भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, आप लोग भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, और हम लोगों का आज का जो वर्तमान है यही हम लोग का अतीत बन जाएगा। और आज जो तरुण है, जो आज युवा जो पीढ़ी है, हम लोग जो आज नौजवान हैं, वही हम लोग वृद्ध होकर के, वही हम लोग एक दिन बूढ़े होकर के और फिर अतीत का एक गौरव स्वप्न देखेंगे कि हम लोगों का ज़माना बहुत अच्छा था, कि 4G 5G तक था। आज तो 8G, अब पता नहीं कौन कौन जी आ गया है, जिसके कारण लाखों करोड़ों बीमारियां हम लोग को चारों तरफ से घेर रही हैं। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग पुराने हो जाएंगे, और हम लोग के जगह पे जो नए नए तरुण हैं, जो नए नए नौजवान लोग हैं, वह आ जाएंगे और वह कहेंगे, वो भी नौजवान लोग अपना आने वाले समय का स्वप्न देखेंगे, और हम लोग कहेंगे कि हम लोग का ज़माना अच्छा था, और वो कहेंगे कि हम लोग का आने वाला समय अच्छा होगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होंगे,
जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी, जो बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग भी बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग का भी स्वप्न सुखद होगा, हम लोग का भी स्वप्न अच्छा होगा। क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि जो दूर का ढोल होता है ना वो सुहावना होता है। हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का यह एक निबंध है, क्या लिखूं। आज कक्षा 10 का जो तीसरा लेसन था, कक्षा 10 का जो तीसरा पाठ था, हम लोग का आज पूर्ण हो गया। आगे हम फिर चौथे पाठ की तैयारी करेंगे। तब तक आप लोगों को फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि अगर मेरा पाठ, मेरा ये लेसन अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सभी लोगों को प्लीज इस चीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बच्चे पढ़ें और पढ़ करके अपना जीवन उज्जवल भविष्य बनाएं और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आगे हम कुछ समय के बाद आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे इसका संदर्भ प्रसंग कराऊंगा, इसकी व्याख्या करवाऊंगा। मैं अभी सोच रहा हूं कि आप लोगों को अच्छी से व्याख्या समझा दूं, ताकि आगे आप लोगों को संदर्भ प्रसंग और इस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है वो आप लोगों को कराऊंगा। तब तक मैं चौथे लेसन की तैयारी कर रहा हूं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।